बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आज जो हमारा टॉपिक है वो है IS7 कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये नॉर्मली टीचर्स जो है वो एंड पे करवा रहे होते हैं और मैं भी तकरीबन एंड पे ही करवा रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स अभी हमने नहीं पढ़े, तो आगे चल के इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि आपका डेफर्ड टैक्स हो गया, जैसे कि आपका जो है वो लीज हो गया, जैसे आपका IS16 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, तो ये सब हम ऑलरेडी जो है वो पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चों से सुना गया है कि ये लॉन्ग में आ रहा होता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास MTQs होते हैं, MCQs को छोड़कर जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं 4 to 5 मार्क्स के, उनमें से जो है वो एक क्वेश्चन कैश फ्लो से पूछा जा रहा होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से लेके चले आपको और पढ़ाएं आपको। ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? कैश फ्लो बेसिकली क्या होता है कि आपकी कंपनी के कैश फ्लोज इसके अंदर बताए जाते हैं। जैसे कि आपका जो ओपनिंग बैलेंस था जब आपने अपना ईयर स्टार्ट किया, तो उसमें आपके पास कैश सपोज कर लो कि 10,000 रुपीज रखा हुआ, और जो आपने एंड किया तो आपके पास जो है वो कैश फ्लो के एंड में जो आपके पास बैलेंस कैश का रखा हुआ था वो 5,000। तो वो 10,000 से लेकर के 5,000 तक का जो सफर है, ये पूरा का पूरा जो है वो आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। ठीक है। अब ये नहीं कि 10,000 से 5,000 एक ही दफा में कम हो गया होगा, नहीं, 10,000 से आपका ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस जो है वो 10,000 से 1 लाख पे भी गया होगा। 10,000 से आपका बैलेंस जो है वो, अगर आपने कुछ सेल्स की है कैश पर, तो आपका बैलेंस 1.5 लाख पे भी गया होगा, 2 लाख पे भी गया होगा। और फिर आपने कुछ परचेजेस की होंगी जिसकी वजह से आपका कैश बैलेंस जो है वो कम भी हुआ हो। तो पूरा का पूरा ये जो कैश का फ्लो होता है, यहाँ पर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं। अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारे पास जो है वो IS कहता है कि भाई आपके पास दो मेथड्स हैं कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो के अंदर आपके पास जो है वो दो मेथड्स हैं। एक आपके पास जो है वो डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा जो है वो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है। दो मेथड्स आपके पास आ रहे होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो कंपनीज फॉलो कर रही होती है और आपके जो पेपर में भी ज्यादातर जो आ रहा होता है वो है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, और वैसे भी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कोई इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उसके अंदर होती है जो चेंज हो जाती है, बाकी सारी की सारी चीजें रहती हैं। हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा फोकस हमने इसमें इनडायरेक्ट मेथड के अंदर करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग डायरेक्ट मेथड का भी एक आधा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास है कैश। सेकंड पे आपके पास है कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे हम तो पूरे पूरे क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पेपर में आपसे ऑब्वियस सी बात है पूरा क्वेश्चन कैश फ्लो के ऊपर नहीं होता, क्योंकि पेपर पैटर्न ही आपका इस तरह का है कि आपसे वो एग्जामिनर जो पूछ सकता है 5 नंबर के सवाल पूछ सकता है। तो वो कोई एक चीज एक पार्ट जो है वो इस पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में से पूछ रहा होता है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे क्योंकि वो कोई भी पार्ट हमसे पूछ सकता है, तो पूरे क्वेश्चंस को करना इस वजह से क्या है जरूरी है। लेकिन पूरा क्वेश्चन नहीं आता, अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो वो मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स का आएगा। तो 20 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न नहीं है, तो एक सिलेक्टिव पार्ट जो है वो आपसे पूछा जाता है पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैश का पता होना चाहिए कि कैश क्या है, जिसकी हम रिकंसाइल कर रहे होते हैं पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। मतलब कि कैश ऑन हैंड, आपके पास कैश ऑन हैंड जिसे मतलब कैश कितना रखा हुआ है, या कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट आईएएस कहता है कि शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विडेटेड इन्वेस्टमेंट्स readily convertible into cash
ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیش ایکویلنٹ ہوتا ہے. ان کا کنسپٹ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیش کیا ہے؟ کیش اور ہینڈ ہو گیا آپ کے پاس. یا ڈپازٹس ہو گئے آپ کے. یہ پورا تصور کیا جاتا ہے کیش آن ہینڈ کے اندر، یعنی کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے رکھے ہوئے جو آپ نے ڈپازٹس کیے ہوئے، اور ان ڈپازٹس کے اندر آپ کا آتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، ہم فکس ڈپازٹ کی یہاں پہ بات نہیں کریں گے، ہم کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں گے. اور کیش اکولنٹ کے اندر آپ کے پاس آ جاتی ہے شارٹ ٹرم، ہائیلی liquidated investments. جسٹ لائک مارکیٹیبل سیکورٹیز. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی ریڈی ہوں کنورٹیبل کیش کے اندر. ٹھیک ہے، ایسی انویسٹمنٹ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ جو کہ ایزیلی کنورٹیبل ہو کیش کے اندر، جس کو ہم کہتے ہیں مارکیٹیبل سیکورٹی، جس میں آپ کا ان کی ویلیو میں چینج ہونے کا جو فیکٹر ہے وہ بہت کم ہو اور شارٹ ٹرم ہو، تو وہ کیش یا کیش اینڈ اکولیٹ کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو پوچھ لو، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. کلیئر ہے؟ آگے چلیں. اچھا اب آگے آ جاؤ. دیکھو، کیش فلو کو آپ تین ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ جو کیش فلو ہوتی ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ کا جو بیلنس 10,000 سے 5,000 تک میں آیا ہے، یہ کس طرح سے آیا ہے، اس میں ساری ایکٹیویٹیز انوالو ہوتی ہیں. اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ یا IS 7 آپ کو یہ کہتا ہے کہ ان ایکٹیویٹیز کو تین حصوں میں جو ہے وہ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے. اب وہ ایکٹیویٹیز کون کون سی ہیں سب جانتے ہیں، سب نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے. اچھا پہلے ہم انڈائریکٹ میتھڈ پڑھیں گے. انڈائریکٹ میتھڈ آلریڈی آپ لوگ ویسے بھی پڑھ کر آئے ہوگے BCom کے اندر، BBA کے اندر، MBA کے اندر، یا اپنی پریویس سبجیکٹس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے پڑھا ہوگا. ایکٹیویٹیز جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں وہ تین طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کے پاس انویسٹنگ ایکٹیویٹیز. اور تھرڈ ون آپ کے پاس آ جاتا ہے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. IS 7 جو ہے آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے کیش فلوز کو اپنی تین ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کرنا ہے. فرسٹ ون آپ کے پاس جو ہے وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہے، اور دوسری آپ کی جو ہے وہ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہے، اور تیسری جو ہے وہ آپ کی فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. اچھا بھائی، اب جو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا ریونیو جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، یا جو آپ کی کور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو آپ کہتے ہو آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. جیسے کہ پرچیز کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، یہ آپ کی کس میں آ جاتا ہے؟ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں آ رہا ہے.
آپ نے انوینٹری پرچیز کی ہے یا آپ مینوفیکچر کر رہے ہیں اور پھر اس کو آپ آگے کیا کر رہے ہیں، سیل آؤٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں یہ کہلاتی ہیں آپ کی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، یعنی کہ ریونیو پروڈیوسنگ ایکٹیویٹیز. جن ایکٹیویٹیز سے آپ کا ریونیو پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے ان کو آپ کہتے ہو آپریٹنگ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، یا آپ کی بزنس کی جو کور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس میں آپ کے پاس جیسے کہ میں نے بتایا کہ پروڈکشن ہو گئی آپ کی، آپ پروڈکشن کر رہے ہیں، چیزوں کو پرچیز کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ ہو. ٹھیک ہے، جو انکم اسٹیٹمنٹ کیا آپ کی کور ایکٹیویٹیز ہے جی. جو پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کیا ہے آپ کی کور ایکٹیویٹیز ہے، اس کے اندر آپ کا جتنے بھی آپریشنل چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ میں جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی آ جاتی ہیں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز. اچھا، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ آپ نے لانگ ٹرم کے لیے بزنس کے اندر انویسٹ کر رکھا ہو ان ٹرم آف فکس ایسٹ، جیسے کہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہم نے پرچیز کر کے رکھے ہوئے، تو یہ لانگ ٹرم کے لیے ہم لے کر جا رہے ہیں. یہ ہماری کور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. پرچیز کرنا فکس ایسٹس کو یہ ہماری کور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. مینوفیکچر کرنا، پرچیز کرنا، سیل کرنا یہ ہماری کور ایکٹیویٹیز ہے. تو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز جس میں ہم نے لانگ ٹرم جو ہے وہ بزنس کے اندر انویسٹ کر رکھا ہے ان دی شیپ آف فکس ایسٹ، جیسے کہ پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، یا پھر ہماری لانگ ٹرم جو انویسٹمنٹ ہو جاتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں. دونوں کو ڈیفرینشیٹ میں کر رہا ہوں. دیکھو، انویسٹنگ ایکٹیویٹیز ہیلپ آؤٹ آپ کو ضرور کرتی ہیں آپ کی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو رن آؤٹ کرنے کے لیے، لیکن انویسٹنگ ایکٹیویٹیز آپ کی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہے. کور ایکٹیویٹیز جو کہ ڈیلی بیسس پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. بزنس کو چلانے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہوتے ہو، بزنس کو، آپ کا جو بزنس، آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ پرچیز کرنا، سیل کرنا، پروفٹ ارن کرنا. یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہے، کور ایکٹیویٹی یہ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے پراپرٹی پلان اینڈ جیسے لانگ ٹرم کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کوئی آپ نے کر رکھی ہیں، تو وہ آپ کی لائے کرتی ہیں انویسٹنگ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے، یہاں پر ہم ڈیل کرتے ہیں پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. ٹھیک ہے، یا ہم بات کریں گے یہاں پر انٹینجیبل ایسٹس کی، یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کی. یہ ساری کی ساری آ جاتی ہے آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس، جو لاسٹ ہے وہ ہے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز. یا کوئی سوال اگر پوچھنا ہو تو آپ ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہو بیچ میں. ٹھیک ہے، فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے بھائی؟ اب فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں آ جاتی ہیں آپ کی، دیکھو آپ جو فائنانس جنریٹ کر سکتے ہو، آپ کے پاس بزنس کے اندر دو آپشنز ہوتے ہیں جہاں سے آپ اپنا فائنانس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہو. جیسے کہ اگر میں کوئی کمپنی رن کر رہا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یا تو میں کسی بینک سے لون لے لوں تو ایک فائنانس جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا، یا میں پبلک سے لون لے لوں، ڈیبینچرز ایشو کر دوں تو میرے پاس جو ہے وہ فائنانس جنریٹ ہو جائے گا. یا پھر میں کیا کروں کہ اپنی کمپنی کے شیئرز ایشو کروں. تو فائنانسنگ ایکٹیویٹیز کے اندر دو ہی چیزیں آپ کے پاس، یا تو آپ کی ڈیپ فائنانسنگ آتی ہے. ڈیپ فائنانسنگ مطلب کہ آپ لون وغیرہ جو ہے وہ لے رہے ہو تو لانگ ٹرم، یہ آپ کی ڈیپ فائنانسنگ ہوتی ہے. یا تو پھر آپ کی ایکوٹی فائنانسنگ ہوتی ہے. ایکوٹی فائنانسنگ یعنی کہ آپ شیئرز ایشو کر دیتے ہو، جس کی دیکھو ان ساری ایکٹیویٹیز سے آپ کا یا تو کیش کا ان فلو ہوتا ہے یا تو آپ کا کیش کا آؤٹ فلو ہوتا ہے. پرچیز کر رہے ہو، سیل کر رہے ہو، تو اس کا کیش کا انفلو یا آؤٹ فلو ہو رہا ہے آپ کی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں. انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں فکس ایسٹ پرچیز کر رہے ہو، فکس ایسٹ کو آپ سیل کر رہے ہو، تو کیش کا انفلو بھی ہو رہا ہے اور کیش کا آؤٹ فلو بھی ہو رہا ہے. فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں اگر آپ ڈیٹ فائنانسنگ کی طرف جاتے ہو، لون لیتے ہو یا اپنا لون واپس دیتے ہو، تو اس میں بھی آپ کا کیش کا انفلو یا کیش کا آؤٹ فلو ہو رہا ہے.
یا پھر اس کے علاوہ آپ ایکوٹی فائنانسنگ کی طرف اگر چلے جاتے ہو، شیئرز ایشو کرتے ہو، تب بھی آپ کے پاس جو ہے وہ کیش کا انفلو ہوتا ہے. تو یہ آپ کی نارملی کیا ہوتی ہے فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں آپ کے پاس جیسے کہ میں نے بتایا کہ دو ہے، ڈیٹ فائنانسنگ اور ایکوٹی فائنانسنگ. تو یہ ہماری کور ایکٹیویٹیز ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. بیسیکلی ہم نے کیش کا انفلو اور کیش کا آؤٹ فلو دیکھنا ہوتا ہے. اور آپ کو آئی ایس 7 یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان تین ایکٹیویٹیز سے آپ کا کیش کا انفلو یا آؤٹ فلو ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس کے اندر جو ہے وہ کیش کا یا تو انفلو ہو یا تو آؤٹ فلو. جس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز، اس کے بعد ہم نے دیکھا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز، اس کے بعد ہم نے دیکھا فائنانسنگ ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے. اچھا میں کوئی پیٹرن نہیں لکھواؤں گا کہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ کا یہ پیٹرن ہوتا ہے. ہم کوشچن سالو کریں گے. کوشچن سالو کرتے وقت خود بخود چیزیں جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو رہی ہوں گی کہ کون سی چیز کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. بس میں نے آپ کو یہ اشارہ دن بتا دیا ہے کہ آپ کی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا جائیں گی، فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں کیا جائیں گی اور آپریٹنگ ایکٹیویٹیز میں کیا جائیں گی. اچھا اب آگے تھوڑا سا اور سمجھو، کیونکہ ایک کوشچن بھی ہم کر لیں گے تو پیٹرن خود بخود ڈرا ہو جائے گا. اسی پیٹرن کو آپ نے فالو کرنا ہے. تو پیٹرن کو پورا لکھنے میں ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا تو پہلے ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا کھل کے سمجھتے ہیں. آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ اچھا آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ ریونیو پروڈیوسنگ ایکٹیویٹیز ہوں گی، آپ کے بزنس کی کور ایکٹیویٹیز ہوں گی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز کے اندر. اچھا یہ جو ایکٹیویٹیز نارملی جو ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے. آپ لوگوں نے سب نے جو ہے وہ انکم اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اپنی بنائی ہوتی ہے. سب کو پتا ہے کہ انکم اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے بنتی ہے. انکم اسٹیٹمنٹ کس طریقے سے بنتی ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ میں سر ہم سب سے پہلے لکھتے ہیں سیلز. ٹھیک ہے. اچھا سر پھر ہم اس سیلز میں سے لیس کر دیتے ہیں کاسٹ آف گڈ سولڈ. تو سر ہمارے پاس جی پی آ جاتا ہے، گراس پروفٹ. پھر ہم سر اس میں سے لیس کرتے ہیں آپریٹنگ ایکسپینسز. تو سر ہمارے پاس انکم بفور انٹرسٹ اینڈ ٹیکس آ جاتا ہے. پھر سر ہم اس میں سے لیس کرتے ہیں انٹرسٹ. تو سر پھر ہمارے پاس جو ہے وہ انکم بفور ٹیکس آ جاتا ہے. پھر ہم سر اس میں سے لیس کرتے ہیں لاسٹ میں ٹیکس. تو سر ہمارے پاس جو ہے وہ انکم آفٹر ٹیکس آ جاتا ہے یا نیٹ پروفٹ آ جاتا ہے. یہ سر ہماری انکم اسٹیٹمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. اب آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ریلائی کر رہی ہیں وہ پوری کی پوری جو ہے وہ آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ کے اوپر ریلائی کر رہی ہوتی ہے. لیکن بس یہ ہے کہ آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیش فلو اسٹیٹمنٹ پڑھ رہے ہیں. تو ہم یہاں پر جسٹ کیش کا انفلو یا آؤٹ فلو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سر جب ہم انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں اپنی، تو جب ہم اپنی انکم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ نان کیش آئٹم ہوتے ہیں جن کو ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں. آپ اسی کی ایگزامپل لے لو، انٹرسٹ یا ٹیکس کی ایگزامپل. ٹیکس جو آپ اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ میں لے کے جاتے ہو کیا وہ آپ پے کر دیتے ہو؟ نہیں، آپ تو انٹری کیا بناتے ہو؟ ٹیکس کو ڈیبٹ کرتے ہو اور پیبل کو کیا کرتے ہو؟ کریڈٹ کرتے ہو. سیم انٹرسٹ جو ہے وہ جو آپ لے کر جا رہے ہوتے ہو اپنی پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے انٹرسٹ پورا تو نہیں پے کیا ہوتا، کچھ حصہ پے کیا ہوتا، کچھ حصہ ابھی بھی آپ کا ایکروٹ کے اندر ہوتا. تو جو ہم اکاؤنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری ہماری ایکروئل بیسس ہوتی ہے. اور بھی بہت سارے نان کیش آئٹم ہوتے ہیں جیسے کہ ڈیپریسیشن ایکسپنس ہو گیا، ہمارے بیڈ ایکسپنسز ہو گئے، ہمارے اگر ہم نے کوئی ایسٹ سیل کیا ہے یا ہم نے کوئی ایسٹ سیل کرتے وقت ہمیں جو لاس ہوا ہے ڈسپوزل پر یا ہمیں جو گین ہوا ہے ڈسپوزل پر، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نان کیش آئٹم ہوتا ہے. یا بہت سارے ایکسپنسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اس میں کیش پے کیا. بس ہم تو انٹری یہ بناتے ہیں، ہمارا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکسپنس کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور پیبل کو کیا کرتے ہیں؟ کریڈٹ کرتے ہیں. یا کچھ ایسے بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں
जिन पर हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ होता है लेकिन हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का उसको पार्ट नहीं बनाते। जैसे कि प्रीपेड हो गया। प्रीपेड में क्या होता है कि आप एडवांस में पेमेंट करते हो और अकाउंटिंग ये कहती है जो आपने एडवांस में पेमेंट की है तो खर्चा तो अभी नहीं हुआ, लेकिन कैश का तो आउटफ्लो हुआ है उसके अंदर भी। तो यहाँ पर इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप समझ लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इनमें से जितना कैश का आइटम है वो रहने देते हो, तो जो आपका जिसमें कैश का आइटम नहीं है उसको आप क्या करते हो, इसमें से निकाल देते हो। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनती है। जितना भी आपका कैश का आइटम है वो आप रहने देते हो। जैसे आप सेल कर रहे हो तो सेल, आप जो परचेज सेल कर रहे हो वो आप ऑन अकाउंट भी सेल कर रहे होगे और कैश पर भी सेल कर रहे होगे, तो ऑन अकाउंट वाली निकाल लोगे क्योंकि उसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ। परचेज कर रहे हो तो परचेज करते वक्त आपने परचेजिंग जो है वो ऑन अकाउंट उधार पे भी परचेज की होगी और कैश पे भी परचेज की होगी। जो उधार वाला आइटम है वो क्या करोगे, आप निकालोगे। लेकिन वो एक तरीका कार होता है जिस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो, किसी का कोई सवाल हो पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं भाई। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उस क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें आज की क्लास में। 2 मिनट रुके, मैं आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, तो आपके पास जो है वो आपके पास ये डेटा दिया जा रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, काफी सारा पढ़ा दिया बारह। चले दोबारा से देख लेते हैं। तो करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, हमेशा याद रखना 2 साल का आपको डेटा दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन को आपने कर लिया तो काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। करंट एसेट्स में आपके पास इन्वेंट्री है, रिसीवेबल है, कैश एट बैंक है, ये आपके करंट एसेट्स हैं। 2 साल का आपको डेटा दिया जा रहा है, 2013 और 2012 का। फिर इक्विटी सेक्शन आपको दिया जा रहा है। इक्विटी सेक्शन के अंदर जो है वो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपको बताया जा रहा है, शेयर प्रीमियम आपको बताया जा रहा है, रिटेन अर्निंग बताया जा रहा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस बताया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन है। फिर उसके बाद लाइबिलिटी अगेंस्ट फाइनेंस लीज है। आपको याद होगा हम लोगों ने लीज का टॉपिक पढ़ा है। तो लीज के टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जो भी हमारी लीज लाइबिलिटी होती थी, we have to divide into two portions, current and long term। तो करंट आपके पास आ रहा है लाइबिलिटीज अगेंस्ट फाइनेंस लीज, और अगर आप करंट लाइबिलिटीज में नीचे आप देखोगे तो आपके पास करंट पोर्शन ऑफ लाइबिलिटीज अगेंस्ट फाइनेंस लीज, दो लीज लाइबिलिटीज आपको आ रही हो। तो कुछ पोर्शन जो है वो इन्होंने लॉन्ग टर्म में दिखाया हुआ और कुछ पोर्शन जो उन्होंने वेरी नेक्स्ट ईयर पे करना होगा वो इन्होंने करंट ईयर में दिखाया हुआ। फिर उसके बाद जो है वो इनके डेफर्ड टैक्स है। फिर उसके बाद जो है आपके पास करंट लायबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स है, इंटरेस्ट पेबल है, डिविडेंड पेबल है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ठीक है, तो टैक्स भी आपको याद होगा कि 2 तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डेफर्ड टैक्स और एक होता है करंट टैक्स। तो वही उन्होंने आपको बताया, डेफर्ड टैक्स है और एक करंट टैक्स है। डेफर्ड टैक्स को बेटा हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो कर रहे होते हैं, और जो हमारा जो करंट टैक्स होता है वो हम उसको, क्योंकि डेफर्ड टैक्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्यों जाता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता इश्यूज जो है वो क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं और फिर वो एडजस्ट होते हैं। वेरी नेक्स्ट ईयर हमारा वो इशू जो है वो, जैसे डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन जो है वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अलग है, टैक्स डेप्रिसिएशन अलग है। तो आहिस्ता 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 जो है वो इशू जाकर रिजॉल्व होगा, तो उसको टाइम लगता है, वेरी नेक्स्ट ईयर जाकर वो रिजॉल्व नहीं होता। तो इस वजह से डेफर्ड टैक्स को हम अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो करते हैं। तो जो हमारा करंट टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। तो ये इन्होंने आपको पूरी एक क्या दे दी है, बैलेंस शीट दे दी है। हाँ, जो डिफरेंस है उसके ऊपर फोकस करना है, अभी करेंगे क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होंगी। अभी तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, करना किस तरीके से वो मैं आपको बता। इसी तरीके से क्वेश्चन होता है, आपको फाइनेंशियल पोजीशन दी जा रही होती है, कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया जा रहा होता है, और अगर ना भी दे तो उसका कोई इशू नहीं होता। हमें जो ज्यादा फोकस होता है हमारी बैलेंस शीट पे होता है।
और फिर नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी जा रही हैं जिसपे आपने फोकस रखना है। अब जैसे कि पहली एडजस्टमेंट है, आपको पहली एडजस्टमेंट में बता रहे हैं कि डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस अमाउंटिंग टू ₹40 मिलियन। कह रहे हैं कि इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो 40 मिलियन का। फिर उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द कंपनी डिस्पोज ऑफ द मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 1.5 मिलियन। वो कह रहे हैं कि हमने डिस्पोज ऑफ भी किया है ड्यूरिंग द ईयर मशीन को, और उसकी वैल्यू जो है 1.5 मिलियन है, और वो भी कैरिंग वैल्यू आपको बता रहे हैं। एंड इनकर्ड लॉस ऑफ ₹5 लाख, और उसके ऊपर जो हमने लॉस किया है वो ₹5 लाख का लॉस किया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं नो एडिशन और डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स वर कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा कह रहे हैं कि हमने कोई डिस्पोजल नहीं किया, सिर्फ एक ही डिस्पोजल किया। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि सेकंड में ड्यूरिंग द ईयर नॉन करेंट एसेट्स ऑफ ₹50 मिलियन वर एक्वायर्ड अगेंस्ट फाइनेंस लीज। अब नॉन करंट एसेट यानी कि पीपीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, हमने दोबारा से लिया है, और वो हमने फाइनेंस लीज पे लिया है, जिसको हम आरयू के नाम से लिखते थे, अगर आपको याद हो, हमने फाइनेंस लीज पढ़ा। तो वो 50 मिलियन का हमने एक एसेट लिया है। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर मैनेजमेंट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ ₹30 मिलियन। 30 मिलियन का हमने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर 12 मिलियन एंड 17.5 मिलियन रिस्पेक्टिव। फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस जो है वो आपको बता रहे हैं कि 12 मिलियन है और 17.5 मिलियन है इस साल। और फिर आगे बता रहे हैं कि अ मशीन वाज रीवैल्यूड बाय ₹30 मिलियन, और मशीन को हमने रीवैल्यूएट भी किया कितने से, 30 मिलियन से। और आपको एंड में कह रहे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बनानी है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है, तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमने रीड किया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम हमेशा याद रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऊपर की जितनी चीजें दी हैं आप उसको छोड़ दो। आपका फोकस जो होना चाहिए वो आपकी एडजस्टमेंट्स पे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने 5 एडजस्टमेंट्स दी, हमारा फोकस इनके ऊपर हो। ठीक है, इन एडजस्टमेंट्स के ऊपर फोकस होगा। और दूसरा काम हमारा ये होगा कि हमने लेजर्स बनाने, टी अकाउंट पर। ठीक है, तो अब वो लेजर्स और टी अकाउंट्स किस तरीके से बनेंगे, मैं रिस्पेक्टिवली लेके चलूंगा। मैं पहले जर्नल एंट्री कराऊंगा और फिर उसके बाद आपका टी अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने लेजर्स बनाना शुरू कर दो। जितने लेजर्स आपसे बनते हैं ना आप बना, और एडजस्टमेंट्स को देखते हुए आपने लेजर्स को बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, लेजर बनाना। ठीक है, अब लेजर के लिए कुछ बच्चों की एंट्रीज अच्छी होती है, कुछ बच्चों की एंट्रीज अच्छी नहीं होती। तो मैं ये करूंगा कि मैं पहले आपको जनरल एंट्री बता दूंगा, और जनरल एंट्री के बाद फिर मैं आपको लेजर के अंदर उसकी पोस्टिंग करके बता दूंगा, तो आसान हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला जो है आपको बता रहे हैं, सबसे पहली एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस अमाउंट ₹40 मिलियन। तो कह रहे हैं कि जो आपका डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है वो 40 मिलियन से चार्ज किया। अच्छा जरा अगर एक नजर देखो, वैसे एंट्री जो बनती है डेप्रिसिएशन की वो एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसा भी करती हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके डायरेक्टली एसेट को क्या कर देती है, क्रेडिट कर देती है, ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर। वो कैसे पता लगता है हमें, वो हमें क्वेश्चन को देख करके पता लगता है। देखो अगर तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा तो वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन हमारी बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखो कहीं पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रहा, डायरेक्टली उन्होंने जो हमें दिया हुआ है वो हमें कैरिंग वैल्यू दी। ठीक है, वरना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो शो हो रहा होता है, या नोट्स टू डी अकाउंट के अंदर क्या हो रहा होता है, शो हो रहा होता है। अब नोट टू डी अकाउंट है नहीं, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि कंपनी ने क्या किया है, कि डायरेक्टली कंपनी ने डायरेक्टली जो है वो, हाँ, कंपनी ने डायरेक्टली क्या किया, एसेट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब कि कंपनी ने जो एंट्री बनाई होगी वो बनाई होगी, वर्किंग बंद कर रहे हैं अभी हम। ठीक है सर, कंपनी ने जो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई होगी वो बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट
اور پراپرٹی پلان اینڈ اکوپمنٹ کو انہوں نے کیا کر دیا, کریڈٹ کر دیا. ایسا کیوں کر رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے بیلنس شیٹ کے اندر کوئی ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا بیلنس شو نہیں ہو رہا, ورنہ میں ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن بنا رہا ہوں, اور وہ کتنا ہے 40 ملین سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, ایسٹ کو ڈسپوز آف کیا. تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ دا ایئر دا کمپنی ڈسپوز آف اے مشین, بک ویلیو روپیز 1.5 ملین اینڈ انکرڈ لاس روپیز 5 لاکھ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ایسٹ کو سیل کر دیا اور جس کی بک ویلیو کتنی تھی, 1.5 ملین کی تھی, اور آپ نے اس کو 5 لاکھ کے لاس میں سیل کیا. مطلب 15 لاکھ کا وہ ایسٹ تھا, بک ویلیو 1.5 ملین, 15 لاکھ کا ایسٹ, 5 لاکھ کے نقصان میں آپ اس کو بیچ رہے ہو. اس کا مطلب آپ اس کو 10 لاکھ روپے کا بیچ رہے ہو. ایک چیز میں اگر 15 لاکھ روپے کی 5 لاکھ روپے کے نقصان کر کے بیچتا ہوں تو کامن سینس کی بات ہے کہ میں نے اس کو بیچا کتنے کا ہوگا, 10 لاکھ میں بیچا ہوگا, یعنی کہ 1 ملین میں بیچا ہوگا. اچھا سر ڈسپوزل کی انٹری کیا بنتی ہے, ڈسپوزل کی انٹری ہم نے آئی ایس 16 کے اندر سیکھی تھی. ڈسپوزل کی انٹری بنتی ہے کہ سر کیش ڈیبٹ ہوتا ہے, کیونکہ کیش آ رہا ہے ہمارے پاس. کتنا کیش آ رہا ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس جو ہے وہ 1 ملین کا کیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے. سر لاس ڈیبٹ ہو جاتا ہے, لاس کتنا ہو رہا ہے 0.5 ملین کا. اور سر ہم ایسٹ کو کیا کر دیں گے, کریڈٹ کر دیں گے. یہاں پہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن کا. تو پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہمارا کریڈٹ ہو جائے گا. اس کی جو کیرنگ ویلیو تھی وہ تھی 1.5 ملین. تو 1.5 ملین سے ہم نے ایسٹ کو کیا کر دیا, کریڈٹ کر دیا. اب یہ جو دو ٹرانزیکشنز ہیں نا بیٹا, یہ جو دو ٹرانزیکشنز ہیں, یہ دو ٹرانزیکشن ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے پی 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 کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل آئے ہوئے. مطلب ہم نے ایسٹ کو سیل بھی کیا ہے, ڈیپریسیشن بھی ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو جو ہے وہ اپنے پی 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 کا یعنی کہ پراپرٹی پلان اینڈ اکوپمنٹ کا لیجر بنا دیں, اور اس لیجر سے آپ کو ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نمایاں ہو جائیں گی. اور پی 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 کا لیجر کس طریقے سے بنے گا وہ بھی ابھی بتا رہا ہوں, تو سیکھ لیجئے گا, اور ہمیشہ اسی طریقے سے آپ نے اس کا لیجر بنانا ہے. تو یہ لیجر کون سا والا ہے, جس میں ہم ڈائریکٹلی ایسٹ کو کریڈٹ کر رہے ہیں, ایکومولیٹڈ ڈیپریسیشن نہیں بنا رہے. یہ بھی اپنے مائنڈ میں رکھیے. اچھا اب لیجر کس طریقے سے بنے گا پی 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 کا. پہلا لیجر میں بنا رہا ہوں پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. پراپرٹی W1 کر دیتے ہیں اس کو, پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. اچھا سر پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ایسٹ ہے, اس کا بیلنس دیکھ لیتے ہیں. پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کا جو پچھلے سال کا جو بیلنس ہے وہ 88.7 ہے, یعنی کہ یہ ہمارے لیے اس سال کا اوپننگ ہو جائے گا, اور یہ ہمارے لیے کیا ہو جائے گا, اینڈنگ ہو جائے گا. جو کرنٹ ایئر ہے وہ ہمارا اینڈنگ ہوگا, جو اس سال کا اور جو پچھلے ایئر کا ہوگا وہ ہمارے لیے کیا ہوگا, اوپننگ. تو اب میں اوپننگ کو پوسٹ کروں گا ڈیبٹ سائڈ پہ کیونکہ ایسٹ ہے, تو اس کو میں کہہ دیتا ہوں بی ڈی بیلنس 887, اور جو سی ڈی بیلنس ہے وہ اس کا کریڈٹ سائڈ پہ آ جائے گا کتنا 1033. ٹھیک ہے. اچھا سر پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا ایسٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوا ہے ڈیپریسیشن کی وجہ سے 40 ملین سے. تو 40 ملین سے ہم نے ایسٹ کو کیا کر دیا, کریڈٹ کر دیا. کس کی وجہ سے, یہ ڈیپریسیشن ایکسپینس کی وجہ سے. میں ڈائریکٹلی لکھتا لیکن فرسٹ ٹائم کروا رہا ہوں, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو انٹریز بھی بتا دی کہ بھائی اس انٹریز کا امپیکٹ کیا. اچھا پھر اس کے بعد ہمارا جو ایسٹ کا ڈسپوزل ہوا ہے 1.5 ملین سے, ہمارا ایسٹ دوبارہ کیا ہوا ہے, کریڈٹ ہوا ہے ڈسپوزل کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی میں اس کو اور آگے نہیں لے کے جا رہا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے اور ٹرانزیکشن نہیں پڑھی, ابھی ایک ہی ٹرانزیکشن ہم نے پڑھی تھی, اور اس کا امپیکٹ کیا کیا آ سکتا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا یہاں.
کہ سر اس کا امپیکट یہ آ سکتا. اب آ جاؤ نیکسٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف. نیکسٹ ایڈجسٹمنٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں ڈیورنگ دا ایئر نان کرنٹ ایسٹس آف ₹50 million were acquired against finance lease. اب آپ نے نان کرنٹ ایسٹ لیا ہے اور فائنانس لیز کے تھرو لیا ہے, تو اب اس کی انٹری آپ نے کیا بنائی ہوگی؟ آر او یو ڈیبٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر آر او یو تو نہیں لکھ رہے ہم, پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ہی لکھ لیتے ہیں اس کو, کہ یہ بھی ہمارا کیا ایک ایسٹ ہے 50 ملین سے, اور فائنانس لیز ہماری کیا ہو جائے گی, کریڈٹ ہو جائے گی 50 ملین. ٹھیک ہے, تو ہم انٹری بنائیں گے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ڈیبٹ, یا آر او یو لکھنا چاہو آر او یو لکھ لو, رائٹ آف یوز یا پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ زیادہ بہتر رہے گا. آر او یو یہاں پہ ہمیں نہیں اور نظر نہیں آ رہا, کمپنی نہیں بنا رہی آر او یو. پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ ڈیبٹ, اور لیز لائبلٹی ہماری کیا ہو جائے گی, کتنے سے ہے 50 ملین. اچھا سر, اس میں تو ہم پریزنٹ ویلیو وغیرہ نکالتے تھے, یہ ساری چیزیں نہیں نکلیں گی ڈائریکٹلی, اس نے آپ کو اماؤنٹ دے دیا, بس اسی اماؤنٹ سے آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ دوبارہ سے ڈیبٹ ہوا ہے کتنے سے, 50 ملین سے. کس کی وجہ سے, لیز لائبلٹی کی وجہ سے. اچھا سر, اس انٹری کی وجہ سے ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کیا ہے نا, تو سر ہم نے لیز لائبلٹی کو بھی کیا کیا ہے, کریڈٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر ہمیں اب لیز لائبلٹی کا بھی کیا بنانا ہوگا, لیجر بنانا ہوگا. جتنے لیجر بنا سکتے ہو بنا لو, کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانے میں بہت آسانی ہوگی. یہاں پر آپ کی محنت ہوگی, وہاں پر آپ کی کیا ہوگی, آسان ہو جائیں گی چیزیں. تو اب میں کیا کروں گا, کیونکہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یار لیز لائبلٹی بھی ایک ٹرانزیکشن میں آ چکی ہے اور وہ کیا ہو رہی ہے, کریڈٹ ہو رہی ہے, تو اس کا امپیکٹ بھی آئے گا. کیونکہ لیز لائبلٹی کا اب میں کیا کر لیتا ہوں, لیجر بنا لیتا ہوں, کر لیتا ہوں لیز لائبلٹی. ٹرانزیکشن نیچے ایڈجسٹمنٹ سے پڑھتا جا رہا ہوں, اور اس ایڈجسٹمنٹ کے اندر جو جو ٹرانزیکشن آ رہی ہیں سب کا میں کیا کر رہا ہوں, لیجر بنا. اب میں نے ورکنگ ٹو لیز لائبلٹی. اب سر لیز لائبلٹی کا ایک مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لیز لائبلٹی کو یہ کرتے تھے کہ کچھ پورشن لیز لائبلٹی کا ہم اپنی کرنٹ لائبلٹیز میں دکھاتے تھے, اور کچھ پورشن جو ہے وہ ہم اس کا لانگ ٹرم لائبلٹیز میں دکھاتے تھے. لیکن ہوتی تو وہ لیز لائبلٹی ہی تھی نا, بھلے وہ کرنٹ لائبلٹی ہو, بھلے وہ لانگ ٹرم لائبلٹی ہو, ہوتی تو وہ کیا ہے, لیز لائبلٹی. اگر آپ کو یاد ہو, ہم شیڈیول ایک ہی بناتے تھے, اور انٹری کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم صرف آر او یو کو ڈیبٹ کر کے لیز لائبلٹی کو کریڈٹ کرتے. ہم الگ الگ سیپریٹلی کرنٹ لائبلٹی اور لانگ ٹرم لائبلٹی کو کریڈٹ نہیں کرتے تھے, ایک ہی لائبلٹی کریڈٹ ہوتی تھی. بس وہ بیلنس شیٹ کے اندر دکھانے کے لیے کہ بھائی کرنٹ لائبلٹی میں کون سا حصہ پورشن لائے کر رہا ہے, اور لانگ ٹرم لائبلٹی کے اندر کون سا پورشن لائے کر رہا ہے, تو وہ ہم بیلنس شیٹ کے اندر سیپریٹلی دکھاتے تھے. لیکن یہاں پر جو لیز لائبلٹی کریڈٹ ہوتی تھی وہ ایک ہی اماؤنٹ کریڈٹ ہوتی تھی. اگر پیمنٹ ہو رہی ہوتی تو تب بھی لیز لائبلٹی ڈیبٹ ہوتی تھی, کیش کریڈٹ ہوتا. ایسا نہیں کہ کرنٹ لائبلٹی ہم نے ڈیبٹ کی اور کیش کو ہم نے کیا کیا, کریڈٹ. تو لیز لائبلٹی کی جو آپ کی کرنٹ لائبلٹی ہے یا لانگ ٹرم لائبلٹی ہے, اس کا ایک ہی لیزر بنے گا, کیونکہ انٹری بھی اس کی ایک ہی بنتی ہے. ابھی میں نے انٹری بنائی ہے, اور لیز لائبلٹی کو میں نے کیا کیا, کریڈٹ کیا. میں نے الگ سے نہیں کرنٹ لائبلٹی اور لانگ ٹرم لائبلٹی کو کریڈٹ کیا, تو ایک ہی لیجر بنے گا. اب دیکھو لیز لائبلٹی جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے, یہاں پر انہوں نے آپ کو بتایا کہ لائبلٹی اگینسٹ فائنانس لیز لانگ ٹرم میں بھی, اور کرنٹ پورشن آف لائبلٹی اگینسٹ فائنانس لیز. ٹھیک ہے, اب دو لائبلٹی انہوں نے سیپریٹلی کر کے لکھا ہوا ہے, تو ہم ان کا لیجر ایک ہی بنائیں گے. اب دیکھو اوپننگ کیا کیا ہے, لانگ ٹرم میں 90 اوپننگ ہے, اور کرنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے
45 ओपनिंग है, ठीक है, तो इसको हम ओपनिंग ले लेंगे। लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा 90 और 45। तो बीडी दो आ जाएंगे क्योंकि दो लाइब्रेरीज है हमारे पास। कंसिडर हम उसको एक ही दिया ना, लेजर के अंदर करेंगे, हमें इसके सेपरेटली लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ एंडिंग में। एंडिंग हमारे पास जो है वो कितनी है, एंडिंग सर 120 है, और एंडिंग कितनी है 41 है, 120 और 41। तो भाई 120 और 41, ये हमारे पास सीडी आ गया दो। तो लीज लायबिलिटी का ये ख्याल रखना है, जब भी लेजर बनाओ तो एक ही लेजर बनाना, अलग अलग लेजर नहीं बनाना। ऐसे ही टैक्स का भी एक ही लेजर बनेगा, वो भी आगे आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सर हमने ओपनिंग भी लिख दिया, हमने एंडिंग भी लिख दिया, बस दो हिस्सों में डिवाइड करके लिखा, और कोई इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा सर जो हमने आरओयू अभी खरीदा है, तो उसमें हमारी लीज लायबिलिटी क्या हुई है, क्रेडिट हुई है 50 मिलियन। ठीक है, तो मैंने लीज लायबिलिटी के अंदर इसको क्रेडिट कर दिया 50 मिलियन से। यहां पर हम लिख देंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब इसको देखो, और कोई ट्रांजैक्शन हमारे पास लीज लायबिलिटी की नहीं है। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप क्लोज क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि आगे चल के और भी कुछ ट्रांजेक्शन हैं जो कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगी अब। तो इस वजह से अभी मैं उसको क्लोज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन लीज लायबिलिटी की आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, आगे लीज लायबिलिटी वाली और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, या ऐसी कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है जो कि इसके ऊपर इम्पैक्ट आए। तो अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। देखो लायबिलिटी में हमेशा याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, लायबिलिटी के लेजर के अंदर अगर तो डेबिट साइड कम पड़ रही है तो इसका मतलब हमने पेमेंट की, क्योंकि लायबिलिटी डेबिट ही सिर्फ तब होती है जब पेमेंट होती है। लायबिलिटी की जब पेमेंट हो रही होती है तो एंट्री क्या बनती है, लायबिलिटी आप डेबिट करते हो, कैश को क्या करते हो, क्रेडिट। तो इट मींस कि अगर लायबिलिटी का लायबिलिटी का लायबिलिटी का डेबिट साइड पोर्शन कम पड़ रहा हो तो इट मींस कि हमने उस लायबिलिटी की क्या की है, पेमेंट की। तो यहाँ पर सर हमारे पास जो है वो, अगर आप इसका क्रेडिट साइड देखें, क्रेडिट साइड जो है वो 90 45 और 50 कितना हो जाएगा, 185 हो जाएगा। और जो हमारा क्रेडिट साइड है 120 और 41 161 है। तो यानी कि हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, और कितने से कम पड़ रही है, 24। तो इसका मतलब सर यहाँ पर हमने क्या किया, अपनी लीज लायबिलिटी की पेमेंट की है। यानी कि हमारा यहाँ पर कैश का आउटफ्लो हुआ होगा कितने का, 24। और आपको याद होगा लीज वाले चैप्टर में जब भी पेमेंट होती थी तो लीज लायबिलिटी डेबिट और कैश या बैंक क्या हो जाता था, हमारा क्रेडिट हो जाता। ठीक है, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करके आपस में माइनस कर दिया बेटा, तो हमारे पास 24। तो ये लीज लायबिलिटी का पोर्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्या कर लिया, लेजर बना लिया है। यहाँ तक भाई किसी का कुछ पूछना हो किसी ने तो बता दे यार मुझे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सबको क्लियर हो गया लीज लायबिलिटी? देखो एक एक क्वेश्चन, एक एक ट्रांजेक्शन की पहले एंट्री बना रहा हूँ, फिर उसके बाद में लेजर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली लेजर नहीं बना रहा हूँ, वैसे आप लोगों का लेवल अब डायरेक्टली लेजर बनाने वाला, लेकिन क्यों, क्योंकि कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं जो मेडिकल से भी आए हुए होते हैं, उनकी बेसिक सही नहीं होती है, तो फिर इस तरीके से मैं इंक्रीज बनवा देता हूँ। एक बच्चा हमारे साथ भी बैठा हुआ है, उसकी बेसिक थोड़ी सी वीक है, उसके लिए भी हम लेजर बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा भाई आगे आ जाओ। आगे कह रहे हैं सर ड्यूरिंग द ईयर द मैनेजमेंट डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ ₹30 मिलियन। अब डिविडेंड डिक्लेयर किया मैनेजमेंट, तो भाई डिविडेंड की भी अब क्या करेंगे हम, हमें बनानी पड़ेगी, इसका भी बनाना पड़ेगा लेजर। लेकिन डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, जब भी हमेशा याद रखना डिविडेंड डिक्लेयर होता है, कंपनी क्या करती है, पहले डिविडेंड डिक्लेयर करती है, फिर उसके बाद उसको पे करती है। ये नहीं कि डिक्लेयर किया तो पेमेंट भी करती है। एक टाइम पीरियड होता है 15 डेज का,
आफ्टर 15 डेज फिर कंपनी क्या करती है, उसकी पेमेंट करती है, पहले डिक्लेयर करती है, भले वो कैश डिविडेंड हो वो या स्टॉक डिविडेंड जिसमें आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो दोनों तरह के जो डिविडेंड होते हैं, पहले स्टेप होता है कि डिक्लेयर करना, यानी कि पहले उसकी एक लायबिलिटी क्रिएट करना कि हमने अनाउंस कर दी है कि शेयर होल्डर्स को इतना हम पेमेंट कर रहे हैं। फिर आफ्टर 15 डेज, एक 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, जैसे ही वो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उसके बाद कंपनी के पास 15 दिन की मुद्दत होती है, उस 15 दिन बाद जो है वो डिविडेंड की क्या करती है, पेमेंट करती है। तो यहाँ पर जो डिविडेंड बताया जा रहा है वो डिक्लेयर बताया जा रहा है, डिविडेंड पेड नहीं बताया जा रहा है कि हम डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं। तो अब जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो बेटा उसकी जो एंट्री बनती है ना, डिविडेंड हमेशा याद रखना रिटेन अर्निंग से निकाला जाता है। रिटेन अर्निंग के अभी आगे लेजर में पढ़ाऊंगा तो उसमें उसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा कि रिटेन अर्निंग के अंदर क्या क्या चीजें जा रही होती है और क्या क्या चीजें रिटेन अर्निंग से निकाली जा रही होती है। तो यहाँ पर रिटेन अर्निंग से डिविडेंड निकाला गया, अभी पे नहीं किया, तो जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो हम एंट्री बनाते हैं रिटेन अर्निंग डेबिट, और डिविडेंड को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। एक डिविडेंड की लायबिलिटी निकालते हैं और उसको क्रेडिट करते थे, फिर जब उसकी पेमेंट की बारी आती है ना तो फिर डिविडेंड को डेबिट करके कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बहरहाल जब भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो आप एंट्री ये बनाते हो रिटेन अर्निंग से वो निकाला जाता है, तो रिटेन अर्निंग डेबिट होती है और डिविडेंड क्या हो जाता है, आपका क्रेडिट हो जाता है। और इसका जो अमाउंट है वो है 30 मिलियन। तो सर लगे हाथों अब आप जो है वो बना ही रहे किसका, सर रिटेन अर्निंग का और डिविडेंड का लेजर, ठीक है। अब रिटेन अर्निंग और डिविडेंड का लेजर में बना देता हूं आप लोग। पहले हम बनाते हैं डिविडेंड का लेजर, फिर उसके बाद रिटेन अर्निंग का, क्योंकि दोनों चीजें आ रही है ना। हाँ बिल्कुल, अवतार अवतार तक की नहीं यार, अवतार के बाद जो है वो मुझे जाना है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बस अवतारी से पहले पहले 15-20 मिनट पहले इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं ब्रेक दे दूंगा, शरबत बनाने का टाइम मिल जाएगा, फ्रूट चाट काटने का भी टाइम मिल जाएगा आप लोगों को। तो अभी जो है वो कर लो, सिर्फ लेजर बना लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फिर हम बाद में बना लेते हैं, पहले लेजर बना लेते हैं, एक दफा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो। 20 से 25 मिनट का आपको मैं टाइम दूंगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग जिससे कहीं जाना होगा घर वो भी आराम से जा सकते हैं 25 मिनट, और जिससे कोई अवतार की तैयारी करनी होगी वो भी कर सकते हैं। ठीक है, 25 मिनट का टाइम रसल में, बस 25 मिनट, मतलब 10 से 15 मिनट के बाद हम ऑफ कर देंगे क्लास। अब मैं डिविडेंड का लेजर बना रहा हूँ। डिविडेंड के लेजर के अंदर सबसे पहले जो है वो हम ओपनिंग लायबिलिटी लिखेंगे, हमारी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है। देखो डिविडेंड आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ये पकड़ा गया, कहाँ पकड़ा गया, ये रहा डिविडेंड पेएबल, 20 है और 30 है, ठीक है। तो ओपनिंग इसका 20 है और एंडिंग इसका 30 है, डिविडेंड पेएबल 20 और 30। लायबिलिटी है क्रेडिट साइड पे लिखूंगा, और 30। अच्छा सर डिविडेंड की आपने एंट्री बनाई है जिसमें आपने डिविडेंड को क्या किया, क्रेडिट किया 30 से, रिटेन अर्निंग से निकला होगा डिविडेंड आपका। अब इसको बैलेंस करते हैं तो 50 और 50 आपकी डेबिट साइड 20 से कम पड़ रही है। जब भी लायबिलिटी की डेबिट साइड कम पड़े तो इसका मतलब इस लायबिलिटी की क्या हुई है, पेमेंट हुई है। अभी लीज लायबिलिटी के अंदर हमने पढ़ा है माशाल्लाह। तो ये यहाँ पर सर हम डिविडेंड की क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 20 मिलियन सर। अच्छा अब आगे लगे हाथों जो है वो रिटेन अर्निंग का भी लेजर सीख लो कि रिटेन अर्निंग का लेजर किस तरीके से बनाया जाए। अच्छा रिटेन अर्निंग का लेजर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक आपका जो लेजर है ना वो है फिक्स एसेट का लेजर, और एक है रिटेन अर्निंग का लेजर, क्योंकि ना यहाँ पर ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इम्पैक्ट डाल रही होती है रिटेन अर्निंग। इसको जरा गौर से सुनना, रिटेन अर्निंग का लेजर किस तरीके से बने।
अच्छा बेटा, रिटेन अर्निंग का जो लेजर है ना, आपको पहले मैं एक बात बता दूं, रिटेन अर्निंग के अंदर कौन कौन सी चीजें जा रही होती है और रिटेन अर्निंग में से कौन कौन सी चीजें निकाली जा रही है। हमारा जो भी प्रॉफिट होता है आफ्टर टैक्स, जो नेट प्रॉफिट होता है, वो हम रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर करते हैं, या जो हमारा नेट लॉस होता है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिटेन अर्निंग। मतलब कि पहली चीज मैंने आपको बता दी, जो मतलब जो नॉर्मली जो चीजें हो रही होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है रिटेन अर्निंग के अंदर, जैसे कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हो गया, वो भी हमारा रिटेन अर्निंग से ही एडजस्ट हो रहा होता है। लेकिन जो गिनी चुनी चीजें हैं ना, जो हमेशा आ रही होती है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक तो इम्पैक्ट आता है सर रिटेन अर्निंग के अंदर नेट प्रॉफिट का या नेट लॉस। अगर नेट प्रॉफिट का इम्पैक्ट आएगा तो रिटेन अर्निंग हमारी क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है, क्योंकि वो इंक्रीज होती है। कैपिटल अकाउंट है, इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अगर हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये दो इम्पैक्ट आएंगे, यानी कि इन दो चीजों को हम रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अभी अभी हमने सीखा कि सर डिविडेंड अगर डिक्लेयर होता है तो वो भी कहां से निकाल के दिया जाता है, रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड का जो इम्पैक्ट होगा वो भी इम्पैक्ट करता है आपके रिटेन अर्निंग अकाउंट के अंदर। या फिर अगर कोई रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, रिजर्व फॉर कंटीजेंसीज हो गया, रिजर्व फॉर प्लांट हो गया, जो भी किसी भी तरह का रिजर्व अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो भी रिजर्व कहां से क्रिएट होता है, वो भी रिटेन अर्निंग से क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये तीन चार इम्पैक्ट ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मली हमारे कैश फ्लो के अंदर आ रहे होते हैं। एक तो वो जो प्रॉफिट और लॉस का होगा, और दूसरा वो जो डिविडेंड का होगा, या फिर रिजर्व वगैरह का होगा। अच्छा, अब रिटेन अर्निंग, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है रिटेन अर्निंग का, रिटेन अर्निंग कैपिटल अकाउंट है, रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है सर 175 है और 207 है। तो इसका बीडी मैंने लिख दिया 175 और सीडी मैंने लिख दिया 207। अच्छा सर, रिटेन अर्निंग हमारी डेबिट हुई है डिविडेंड वाली एंट्री के अंदर, कितने से डेबिट हुई है, 30 से, डिविडेंड की वजह से। और तो कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जिसकी वजह से हमारी रिटेन अर्निंग जो है वो इम्पैक्ट करे, ना कोई रिजर्व है, ना कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है। तो अब अगर आप इसको एडजस्ट करते हो तो आपकी क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है, ये देखो, 207 और 30 को ऐड करेंगे 237 हो जाएगा, तो हमारी क्रेडिट साइड 62 से कम पड़ रही है। तो अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो इसका मतलब सर ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से निकाला और रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर किया। जब रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफर किया होगा तो रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा क्या होगा, क्रेडिट हुआ होगा। उसी वजह से ये क्रेडिट साइड हमारी कम है। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर देखो, हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होती है वो स्टार्ट ही कहां से होती है, प्रॉफिट से हो रही है। और प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ ना, तो वो आप इस तरीके से फाइंड आउट करोगे, रिटेन अर्निंग का लेजर बनाओ, जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनका इम्पैक्ट दो उसके अंदर, और फिर देखो क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है, जितने से कम पड़ रही होगी वो आपका प्रॉफिट होगा। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसा भी होगा कि आपकी डेबिट साइड कम पड़ रही होगी, इट मींस उस क्वेश्चन में आपको लॉस हो रहा है, तो वो आपको क्या बता रहे होंगे, लॉस। तो अगर प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो रिटेन अर्निंग के अकाउंट से, तो वो इस तरीके से निकाला जाता है, ओपनिंग और एंडिंग लिखा, डिविडेंड लिखा, और फिर उसके बाद जो भी अगर क्रेडिट साइड कम पड़ रही है तो सर वो हमारा प्रॉफिट है, और अगर डेबिट साइड कम पड़ रही है तो सर वो हमारा क्या है, लॉस। तो प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया है सर। ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन नंबर 4, फाइनेंशियल चार्जेस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 12 मिलियन एंड 17.5 मिलियन। अब दो तरह के चार्जेस बता रहे हैं, फाइनेंशियल चार्जेस और इनकम टैक्स। तो अब हम इनकम टैक्स का भी लेजर बना लेते और फिर उसके बाद फाइनेंशियल चार्जेस का भी लेजर बना लेते, तो फिर छुट्टी हो जाएगी हमारी तकरीबन तकरीबन। अब इनकम टैक्स का लेजर सुनना भाई, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो मसले मसाइल आते हैं ना, इनकम टैक्स के अंदर जो हमारे पास मसले मसाइल आते हैं सर, वो मसले मसाइल आते हैं हमारे डेफर्ड टैक्स के और करंट टैक्स। तो जैसे हमने लीज लायबिलिटी का एक लेजर बनाया ना, सेम उसी तरह
सेम उसी तरह आपने इनकम टैक्स का भी एक ही लेजर बनाना है। अब आपका वो करंट टैक्स हो या वो आपका डेफर्ड टैक्स हो, वो उसी के अंदर जाए। ठीक है, तो अब यहां पर मैं एक ही इनकम टैक्स का लेजर बना रहा हूं। इनकम टैक्स पेएबल समझ लो, ये आपकी लायबिलिटी। सर अगर आप देखें, डेफर्ड टैक्स हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंदर शो हो रहा है 45 से और 50 से। ठीक है, और सर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी सर हमारा लायबिलिटी में शो हो रहा है, करंट लायबिलिटी में 25 और 23 से। तो ओपनिंग दोनों लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी की ओपनिंग कहाँ है कि क्रेडिट साइड पे। डेफर्ड टैक्स की सर ओपनिंग थी 45 और जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था वो था 25, दोनों को क्रेडिट साइड पे लिखा। अच्छा सर, जो डेबिट साइड पे है वो है टीडी बैलेंस, सर वो है 50 और 23। ठीक है, अच्छा सर जो फाइनेंशियल चार्जेस आए हैं हमारे, फाइनेंशियल चार्जेस जो आए हैं सर, उसमें जो इनकम टैक्स था वो था 17.5। अब इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, इनकम टैक्स को डेबिट करके इनकम इनकम टैक्स पेएबल को आपने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो सर इनकम टैक्स पेएबल हमारा 17.5 मिलियन से क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ। ये हमारा इनकम टैक्स है। इसकी एंट्री क्या बनी होगी सर, इनकम टैक्स को आपने सर डेबिट किया होगा और पेएबल को आपने क्या कर दिया होगा, क्रेडिट किया होगा। कितने से, 17.5 से। तो इस वजह से मैंने पेएबल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब मैं कर लेता हूं इसको बैलेंस। अब बैलेंस करो तो सर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, नहीं सही, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 87.5 आ रही है। डेबिट साइड हमारी कम पड़ रही है। कितने से कम पड़ रही है, माइनस करो तो पता लगेगा। सर 14.5 से हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है। अगर लायबिलिटी की डेबिट साइड कम पड़े तो इसका मतलब क्या है कि हमने इसकी पेमेंट की है। तो अब आपने टैक्स की पेमेंट कितनी की है, वो है 14.5। ये हमने इनकम टैक्स पेएबल का जो है वो हमने क्या कर लिया, लेजर बना लिया। ऐसे ही बेटा अब आप जो है वो इंटरेस्ट का भी निकाल लो, फाइनेंशियल चार्जेस का। बस इसके बाद आखिरी लेजर बनेगा, फिर लेजर हमारे खत्म हो जाए। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस सर हम किसे कहते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हम कहते हैं इंटरेस्ट को। अच्छा तो बेटा अब देखो फाइनेंशियल चार्जेस हमारे ओपनिंग के देखो कितने हैं। इंटरेस्ट पेएबल यानी कि फाइनेंशियल चार्जेस 10 और 12, 10 और 12। ठीक है, 10 और 12, 10 और 12। अच्छा नंबरिंग भी करते जाएं साथ साथ ताकि आसान होते हैं। वर्किंग नंबर इसको 4 कह लेते हैं, तो वर्किंग नंबर 5 कह लेते हैं। ये हमारी होगी वर्किंग नंबर 6। अच्छा जैसे कि हमने टैक्स पे किया था तो टैक्स को डेबिट करके पेबल को क्रेडिट किया, ऐसे ही जो हमारा जो फाइनेंशियल चार्जेस है उसको भी हमने क्या किया होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्या हुआ होगा, क्रेडिट 12 मिलियन से।
12 मिलियन से, तो ये 12 मिलियन से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से। तो इसको भी बैलेंस करो, तो सर हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है, कितने से कम पड़ रही है भाई, 22 और 22। सर हमारी जो कम पड़ रही है वो कम पड़ रही है 10 से, तो ये क्या होगा, कैश होगा, क्योंकि फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल या इंटरेस्ट पेएबल एक ही बात होगी। और लायबिलिटी अगर डेबिट साइड कम पड़े तो उतना कैश हमने पे किया। देखो कितने लेजर बनाए हमने लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी का लेजर बनाया, इनकम टैक्स पेएबल का लेजर बनाया, इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाया, डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाया। जितने भी लेजर बनाए उसमें हमने ये देखा कि अगर हमारी डेबिट साइड कम पड़ रही है तो इसका मतलब ये इतना हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ है, इतनी हमने इस साल इसकी पेमेंट की है। तो ये बात याद रखिए, इतने सारे लेजर्स बनाने के बाद लायबिलिटी का एक ही रूल कि अगर तो डेबिट साइड कम पड़ रही है तो इसका मतलब इतनी हमने पेमेंट की है। और अगर क्रेडिट साइड कम पड़े इसका मतलब समझ जाना कि वो उस साल का हमारा एक्सपेंस है। जैसे इस साल का हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, 12 है, तो हमारी डेबिट साइड कितने से कम पड़ रही है, अगर देखें 12 से। कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको पेमेंट बता देता है और आपको एक्सपेंस नहीं बता रहा हो, तो फिर आप कैलकुलेट करना, अगर पेमेंट बताई हुई है तो पेमेंट साइड पे लिख देना और फिर देखना कि आपकी क्रेडिट साइड कितने से कम पड़ रही है, तो वो साल का एक्सपेंस होगा। ऐसे ही टैक्स एक्सपेंस भी है। ऐसे ही आपका जो अगर डिविडेंड डिक्लेयर आपको नहीं बताता, डिविडेंड पेड आपको बता देता है, डिविडेंड पेड लिखते तो क्रेडिट साइड जितने से कम पड़ती वो आपका क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा लेजर बनाए, आगे चलेंगे एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी करेंगे तो उसमें भी आएगी इस तरह की चीजें भी करवाओ। तो डेबिट साइड का आपको क्लियर हो गया, लायबिलिटी की डेबिट साइड जब भी कम पड़ेगी तो सर वो हमारी क्या होती है, वो हमारी पेमेंट होगी। अच्छा बेटा अब लास्ट रह गया है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, अ मशीन वॉज रीवैल्यूड बाय 30 मिलियन, रीवैल्यूएशन हुई है। सर रीवैल्यूएशन हुई है तो रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट भी क्या आया होगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आया होगा। कब से वो बेचारा अकेला बैठा हुआ था, ये मुझे तो बैलेंस ही नहीं किया तुमने, तो अब उसको बैलेंस करने का वक्त आ गया है। रीवैल्यूएशन की एंट्री क्या बनती है, सर रीवैल्यूएशन की एंट्री बनती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट। कितने से सर हुआ है रीवैल्यूएशन, 30 मिलियन से। तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को बेटा मैंने दोबारा से वहां पर गया और मैंने डेबिट कर दिया 30 मिलियन से रीवैल्यूएशन की वजह से। अब इसको बैलेंस करो, अगर अब भी ये बैलेंस नहीं आ रहा, दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है, तो समझ जाओ आपने एसेट को परचेज किया। अब देखो आपकी डेबिट साइड कितने से कम पड़ रही है, अगर आप इसको हम बैलेंस करते हैं ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारा जो क्रेडिट साइड आ रहा है वो आ रहा है 1074.5, 1074.5। हमारी डेबिट साइड कम है, और कितने से कम है, 107.5 से। तो ये सर हमने क्या किया है, परचेज किया है, कैश पर एसेट को परचेज किया है। अगर एसेट का परचेज निकालना हो तो इस तरीके से लेजर बनेगा, अगर डेबिट साइड आपकी कम पड़ रही है तो समझ जाना आपने एसेट को क्या किया है, परचेज किया है। तो ये तकरीबन हमने सारे के सारे लेजर बना लिए, जितने भी लेजर थे वो बना लिए। अब जो है वो हमने इसकी क्या बनानी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आखिरी स्टेप रहते हैं। अब क्योंकि रोजे का टाइम हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा अगर किसी का कोई सवाल है तो जल्दी जल्दी मुझसे पूछ लो, और फिर उसके बाद जो है वो हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास में जो है वो हम कल जो क्लास रखेंगे उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बना, किसी का कोई सवाल है जल्दी जल्दी मुझसे पूछ लें। वजह जबसा गुल मुक्सिया दानियाल अरकम, और ए कौन है बेटा, ए अपने नाम से आया करे भाई, अपने नाम से आया करे। अल्लाह ताला ने आप लोगों को इतना अच्छा नाम दिया है, आपके माँ बाप ने बड़े सोच समझ के आपका नाम रखा हो, तो अपना नाम लिख कर आया करो।
کسی کا کوئی سوال تو نہیں؟ کلیئر؟ ٹھیک ہے بھائی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس میں ہم باقاعدہ طور پہ اپنی کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنائیں گے. کل کی کلاس لازمی 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 لیجیے گا. اپنا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.